हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी जो हम आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं यह पार्ट 2 हिस्ट्री का सब्सिडरी पेपर का पहला क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति का वर्णन कीजिए। मुगल शब्द उत्तर। मुगल शब्द मंगोल से निकला है। मंगोल लोग मंगोलिया के आदिवासी थे। मंगोलिया मध्य एशिया में चीन के उत्तर पश्चिम में स्थित है। प्रारंभ में मंगोल लोग खानाबदोशों की भांति अपने जीवोपार्जन के लिए इधर उधर घूमा करते थे। मंगोल बड़े वीर और कुशल सैनिक की भांति थे। अपने बाहुबल से इन लोगों ने एशिया में मंगोल साम्राज्य की स्थापना की। मंगोलों के नेता चंगेज खान ने यूरोप के कुछ भागों में भी अपना अधिकार जमा लिया था। इनकी शाखा का एक सरदार तैमूर भी था। चंगेज खान ने गुलाम वंश के शासन काल में तथा तैमूर ने तुगलक वंश के शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था। बाबर पिता के पक्ष में तैमूर का तथा माता के पक्ष में चंगेज खां का वंशज था। बाबर ने लोदी वंश के शासन काल में भारत पर आक्रमण किया और यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। शक्तिशाली और सुदृढ़ केंद्रीय सत्ता के अभाव में संपूर्ण देश खंड खंड में विभक्त हो गया था। चारों ओर अव्यवस्था और अराजकता व्याप्त थी। संपूर्ण भारत परस्पर युद्धरत अनेक राज्यों में विभाजित था। लेन पूल के अनुसार 16वीं शताब्दी प्रारंभ में भारत राज्यों का एक ऐसा समूह था जो आसानी से किसी आक्रमणकारी द्वारा जीता जा सकता था। देश में सार्वभौम सत्ता के अभाव में साधारण राजकुमारों का बोलबाला था। बादशाह के फरमान की कोई कद्र नहीं थी। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के शब्दों में 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत राज्यों का समूह था जो किसी भी आक्रमणकारी का जो उसे जीतने की इच्छा रखता था सरलता से शिकार हो सकता था। वस्तुतः जिस हिंदू साम्राज्य के ध्वंसावशेष पर तुर्क अफगान साम्राज्य की स्थापना हुई थी वह अपने 350 वर्षों के उपरांत जर्जर होकर अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा था। 1398 में तैमूर लंग के भयानक आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत केवल नाम की सल्तनत रह गई थी। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार 16वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्मास में भारत की राजनीतिक स्थिति 11वीं शताब्दी के संदिग्ध हो गई थी और अनेक छोटे छोटे राज्य प्रभुत्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। ठीक ही कहा गया है कि इतिहास की पुनरावृत्ति इसी प्रकार होती है। स्वयं बाबर ने भी उस समय के भारत की राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करते हुए कहा है कि उस समय भारत में 5 मुसलमानी राज्य बंगाल, बिहार, मालवा, गुजरात, दक्षिण का बहमनी राज्य और दिल्ली सल्तनत थे। 2 हिंदू राज्य थे। दक्षिण भारत में विजयनगर का राज्य और राजस्थान में चित्तौड़ का राज्य जिसके अधिपति राणा सांगा थे। इस प्रकार देश अनेक छोटे छोटे खंडों में विभक्त था और सभी आपस में ही ईर्ष्या, संदेह, भय और युद्ध से ग्रसित थे। संक्षेप में भारत की तत्कालीन परिस्थितियां इस प्रकार थी। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था जो 1517 में दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। उसका राज्य विस्तार दिल्ली, जौनपुर, बिहार, बयाना, आगरा तथा चंदेरी तक था। इब्राहिम के हठ धर्मी के स्वभाव के कारण अफगान सामंत अत्यधिक असंतुष्ट थे। स्वयं सुल्तान के चाचा आलम खां लोदी की आंखें दिल्ली के सिंहासन पर लगी थी। पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी ने अपने को वहां का बादशाह घोषित कर दिया था। बिहार और जौनपुर में भी अफगानों ने विद्रोह का झंडा बड़ा खड़ा कर दिया था। इस प्रकार दिल्ली के राज्य में चारों ओर अशांति छाई हुई थी। मेवाड़ राजस्थान का सबसे शक्तिशाली राज्य था। बाबर के आक्रमण के समय यहाँ का शासक राणा सांगा था जो अत्यधिक वीर योद्धा था। कहा जाता है कि 100 युद्धों में भाग लेने के फलस्वरूप उसके शरीर पर 80 घावों के चिन्ह थे। राणा सांगा का उद्देश्य भारत में राजपूत शासन स्थापित करना था।
अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संभवतः उसने बाबर को इब्राहिम लोदी के राज्य पर आक्रमण करने के लिए परामर्श दिया था। निस्संदेह वह उत्तरी भारत का एक महान शासक था। मालवा, इस राज्य का संस्थापक दिलावर खां था, जो तैमूर के हमले के बाद फैली हुई अव्यवस्था से लाभ उठाकर स्वतंत्र हो गया था। बाबर के आक्रमण के समय मालवा का शासक महमूद द्वितीय था। इसके शासनकाल में एक राजपूत सरदार मेदिनी राय, जो मंत्री पद पर आसीन था, उसका इतना प्रभाव बढ़ गया कि उसने अनेक महत्वपूर्ण पदों पर अपने मित्रों और संबंधितों की नियुक्तियां कर दी। मुसलमानों को यह बात असह्य हो गई और उन्होंने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह की सहायता से उसे परास्त कर निकाल बाहर करने का प्रयास किया, किंतु मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने मेदिनी राय का पक्ष लेकर आक्रमण कर दिया। महमूद द्वितीय पराजित हुआ तथा बंदी बनाकर चित्तौड़ ले जाया गया, परंतु कालांतर में उसे मुक्त करके सामान सहित उसका राज वापस कर दिया गया। इस प्रकार मालवा की स्थिति असंतोषजनक एवं निर्बल थी। गुजरात, इस राज्य का संस्थापक जाफर खां था, जो 1401 में मुजफ्फर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। बाबर का समकालीन गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह का द्वितीय था। उसे अपने राज्यकाल में मेवाड़ के राणा सांगा से पराजित होना पड़ा। 1526 के अप्रैल माह में उसकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात उसका पुत्र बहादुर शाह सिंहासन पर बैठा, जो आगे चलकर एक सुयोग्य शासक सिद्ध हुआ। बंगाल, फिरोज तुगलक के शासनकाल में ही बंगाल हुसैनी राजवंश के अंतर्गत स्वतंत्र हो गया था। इस राजवंश का प्रथम सुयोग्य शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह था। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी को शरण देने के परिणाम स्वरूप दिल्ली के सिकंदर लोदी से उसका संघर्ष हो गया, लेकिन कालांतर में दोनों पक्षों में संधि हो गई। बाबर के आक्रमण के समय अलाउद्दीन हुसैन का पुत्र नुसरत शाह का बंगाल का शासक था। सिंध, मुहम्मद तुगलक की मृत्यु के पश्चात सिंध प्रांत स्वतंत्र हो गया था। बाबर के आक्रमण के समय इस प्रांत में अरगुनों की शक्ति का प्रभाव था, लेकिन राजनीतिक अव्यवस्था असंतोषजनक थी। पंजाब प्रांत दिल्ली राज्य का ही एक अंग था। यहाँ के गवर्नर दौलत खां लोदी के संबंध इब्राहिम लोदी से अच्छे नहीं थे। अपने पुत्र दिलावर खां से यह संदेह पाकर कि सुल्तान अपनी वर्तमान कठिनाइयों से निपटकर पंजाब की ओर ध्यान देगा, वह अपने को पूर्ण स्वतंत्र बनाने का प्रयास करने लगा और इस प्रयास पूर्ति के लिए बाबर को दिल्ली राज्य पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। यह उसी प्रकार का निमंत्रण था जिस प्रकार जयचंद्र ने मोहम्मद गोरी को आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया गया था। कश्मीर, 1339 में शाह वीर नामक एक योद्धा ने कश्मीर सिंहासन पर अधिकार करके मुसलमानी राजवंश की स्थापना की। इस राज्य का प्रसिद्ध शासक जैनुल आबदीन था। 1470 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात कश्मीर में सर्वत्र अशांति और अव्यवस्था फैल गई। दिल्ली से अत्यधिक दूर होने के कारण उत्तर भारत की राजनीति में कश्मीर का कोई प्रभाव नहीं था। खानदेश, यह मध्य भारत का एक समृद्धशाली राज्य था। यहाँ के राजवंश की नींव मलिक राजा फारूकी ने डाली थी। 1399 में मलिक राजा की मृत्यु के बाद उसका सुयोग्य पुत्र मलिक नसीर खां गद्दी पर बैठा। उसने असीरगढ़ के प्रसिद्ध किले पर अधिकार कर लिया। खानदेश का अंतिम राजा आदिल खां फारूकी था। बाबर के आक्रमण के समय खानदेश का शासक मीरन मुहम्मद शाह था। इस देश में अधिक शांति रहने के कारण यह समृद्ध हो गया था। उड़ीसा, यह हिंदू राज्य था और इसके शासक शक्तिशाली थे। उत्तरी भारत की राजनीति में इसका कोई विशेष प्रभाव न था। विजयनगर, यह दक्षिण भारत का शक्तिशाली हिंदू राज्य था। इस राज्य की स्थापना 1326 में हरिहर और बुक्का राव नामक दो भाइयों ने की थी। कृष्णदेव राय इस वंश का बहुत शक्तिशाली राजा था जो बाबर का समकालीन था। एक पुर्तगाली यात्री ने जो 1522 में भारत आया था, कृष्णदेव के विषय में लिखा है, वह एक प्रकांड पंडित था, सर्वत राजा है जो सदा प्रसन्नचित्त हसमुख रहता है। वही एक सम्राट ऐसा है जो
कि विदेशियों का सम्मान करता है, उसका हृदय से स्वागत करता है और उनकी हर बात को पूछता है। विदेशी यात्रियों के विवरण से ज्ञात होता है कि यह राज्य आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दृष्टि से संपन्न था। 1565 में दक्षिण के मुसलमानों शासकों ने एक संघ बनाकर तालीकोट के युद्ध में इस हिंदू राज्य को विध्वस्त कर दिया। बहबनी राज्य मुहम्मद तुगलक के शासनकाल में ही उसके एक अफगान हसन ने 1347 में इस राज्य की स्थापना की थी। इस राज्य के सुल्तानों का प्रायः विजयनगर के हिंदू राजाओं से संघर्ष चलता रहा। 1481 में सुयुग मंत्री मोहम्मद गब्बा के प्राणदंड के पश्चात राज्य के सूबेदार के स्वतंत्र हो जाने से यह राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो गया था। इन राज्यों ने ही संघ बनाकर 1565 में तालीकोट के युद्ध में विजयनगर के हिंदू राज्य का विनाश कर दिया था। निष्कर्ष: इस प्रकार बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यंत ही शोचनीय थी। एक सुदीर्घ केंद्रीय सत्ता का अभाव था। उस समय नए नए राज्यों उत्थान और पतन हो रहा था। विशेषकर उत्तर और पश्चिमी के छोटे छोटे राज्यों की आंखें दिल्ली की गद्दी पर लगी हुई थी। राणा सांगा की बढ़ती हुई शक्ति के कारण दिल्ली सल्तनत का अस्तित्व ही खतरे में पड़ा हुआ था। हिंदू और मुसलमानों सभी शासक राज्य विस्तार के लिए परस्पर एक दूसरे को लूट खसोट करने में ही लीन थे। विदेशी आक्रमणों के प्रति या तो अनभिज्ञ थे अथवा तटस्थ, या फिर उसके प्रति उनमें उपेक्षा का भाव था। भारतीय शासकों ने उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश की सुरक्षा की कोई समुचित व्यवस्था भी नहीं की थी। आंतरिक संघर्ष, अशांति, अव्यवस्था, विघटन एवं पारस्परिक कलह के कारण सीमांत नीति पर ध्यान भी नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त सैनिक संगठन राष्ट्रीय आधार पर न होकर वर्गीय और जातीय आधार पर था, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग का उन्हें सहयोग भी प्राप्त नहीं होता था। जागीरदारी प्रथा के कारण सैनिकों की स्वाभिभक्ति राजा अथवा सुल्तान के प्रति न होकर जागीरदार, सूबेदार अथवा स्थानीय नेताओं के प्रति रहती थी। सैनिकों में अनुशासन और सैनिक शिक्षा का अभाव था। भारतीय सैनिकों को नवीन आविष्कार जैसे गोला बारूद का युद्ध में प्रयोग, नई युद्ध प्रणाली जैसे टुलुगामा नीति आदि का कोई ज्ञान नहीं था। बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यंत ही अस्थिर थी। स्वयं बाबर के अनुसार इस समय दिल्ली की स्थिति दयनीय थी। देश में एकता का अभाव था और छोटे छोटे राज्य निरंतर एक दूसरे के साथ युद्धरत थे। उनमें राष्ट्रीय देशभक्ति या स्वभावभक्ति भी नहीं थी। ऐसी नाजुक स्थिति में ही भारत पर बाबर ने आक्रमण किया और मुगल साम्राज्य की नींव डाली, जिसके कारण हिंदू और मुसलमानों दोनों ही शासकों का भारतीय साम्राज्य की स्थापना का स्वप्न मात्र स्वप्न ही बनकर रह गया। यह पढ़कर आश्चर्य होता है कि बाबर काबुल से केवल 12,000 सैनिक लेकर चला और वह भारत जैसे विशाल देश का स्वामी बन बैठा। पर तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के विषय में जानकर हमारा आश्चर्य दुख में परिणत हो जाता है। हम इसका दूसरा क्वेश्चन कल आपको देने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।